गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बिहार के इंट्रोडक्शन पूरा बताया था। ठीक है, इस क्लास में हम बिहार के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि बिहार का इतिहास कब से शुरू हुआ और बिहार के इतिहास में क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि बिहार के हिस्ट्री के टाइमलाइन के बारे में, मतलब कि बिहार का जो हिस्ट्री का टाइमलाइन है वो कब से स्टार्ट होता है। तो बिहार का हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है वो दो टाइमलाइन है, एक प्री हिस्टोरिक पीरियड है और हिस्टोरिक पीरियड है। प्री हिस्टोरिक पीरियड उसको बोलते हैं कि वैसा टाइम जहाँ पे किसी भी रिटेन एविडेंस ना मिले, मतलब कि कोई भी लिखा हुआ कोई चीज़ नहीं मिलता है, तो उस पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और हिस्टोरिक पीरियड करते हैं मतलब जहाँ पर लिखित एविडेंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो पीरियड हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। ठीक है, ये जो है बिहार है पूरा। ठीक है, आज के डेट में जो बिहार है वो बिहार है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं प्लेओलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड, कैलिकोलिथिक पीरियड और ब्रॉन्ज एज पीरियड और आयरन एज पीरियड। ठीक है, तो प्लेओलिथिक पीरियड जो है वो 10 लाख से 11,000 BC तक आता है और मेसोलिथिक पीरियड 11,000 से 6,000 BC तक आता है। न्यूलिथिक पीरियड जो है वो 6,000 से 4,000 BC तक आता है। कैलिकोलिथिक पीरियड जो आता है वो 4,000 से 3,000 ईस्वी तक आता है। और जो ये ब्रॉन्ज एज पीरियड है वो 3,000 से 2,000 ईस्वी तक आता है और आयरन एज पीरियड है 2,000 से 1,000 BC तक आता है। ठीक है, तो बिहार में जो है इसके जो एविडेंसेस मिले हैं, नॉट रिटन एविडेंसेस, अदर देन रिटन एविडेंसेस जो मिले हैं बिहार में, तो वो मिले हैं मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा से। यहाँ पर से इसको इंस्ट्रूमेंट और उपकरण वगैरह सब जो मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि मुंगेर से ही परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष मिले जो पत्थर से बने हैं। नालंदा के जेठियन से प्रारंभिक पाषाण काल के कुल्हाड़ी चाकू आदि मिले हैं। ठीक है, मुंगेर से मध्य प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो पत्थर के औजार हैं। ओके, नव प्रस्तर युग के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए हैं जो पत्थर से बने सूक्ष्म औजार तथा हड्डी से बनी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या आते हैं कि न्यूलिथिक एज के उपकरण जो कहाँ मिले, भीमबाद, मुंगेर, केऊ, गया, सनुआ, रोहतास, चेशर, कुतुबपुर, हाजीपुर, चिरान, छपरा से मिले हैं। ठीक है, तो मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थर के औजार के साथ साथ धातु के औजार का भी उपयोग शुरू कर दिया था इस समय में। तो इस युग को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें सोनपुर, ताराडीह, गया, मनेर, पटना, सनुआ, रोहतास, माझी तथा चिरान, छपरा, चेचर आदि से इसके मतलब एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिक पीरियड में 3 टाइमलाइन है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाएगा आपका, एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाता है आपका पहला जो डिनेस्टी है वो वृहद्रथ डिनेस्टी है। इसमें क्या होता है कि मगध, पहले आज जो बिहार है उसको पहले मगध बोलते थे। ठीक है, तो मगध में चेदी राज वसु के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत तथा पुराणों में के अनुसार मगध राजवंश का प्रतापी राजा वेददत्त था। जय संहिता के अनुसार वेददत्त का पुत्र जरासंध था। ठीक है, जरासंध मगध का प्रतापी सम्राट था। ठीक है, भागवत पुराण स्कंद अध्याय 72 और महाभारत के सभा पर्व में ही जरासंध की कथा है। इसमें जरासंध के वृहदत्त नाम का नवम राजा कहा गया है। इसने काशी, कौशल, चेदी, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांडे, सौवीर, भद्र, गांधार आदि राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, जय संहिता के अनुसार जरासंध वध के पश्चात मगध साम्राज्य प्रभावहीन हो गया था। फिर क्या हुआ, तो जरासंध के पश्चात सहदेव मगध का शासक हुआ। सहदेव के पश्चात वृहदत्त वंश के अंत तक मगध में 32 राजाओं का शासन हुआ है। ठीक है,
वृहदत्त का अंतिम जो राजा था उसका नाम था रिपुंजय। ठीक है, तो उसने उसकी हत्या उसका जो एक मंत्री था ना उसने कर दिया था, और अपना जो नाबालिग बेटा था उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उससे जो है ना एक सामंत था भट्टी नाम का, ठीक है, वो उस जो बच्चे था उसको हत्या करके क्या हुआ, खुद राजा बन गया। ठीक है, उसके बाद जो बिंबिसार था वही भट्टिय राजा का बेटा था। तो उसके बाद क्या होता है, बिंबिसार आता। बिंबिसार जो है वो हरियंग डिनेस्टी से बिलोंग करता था। ओके, तो हरियंग डिनेस्टी जो है वो 544 BC से 492 BC तक माना गया है। तो मगध शासक भट्टिय का पुत्र बिंबिसार ने अपने शक्ति बल के आधार पर मगध में एक नवीन हरियंक वंश की स्थापना कर दी। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उसने 492 BC तक मतलब कि 52 वर्ष तक शासन किया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के साथ ही हो गया था। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 साल की अल्पायु में मगध का शासक बना था। ठीक है, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का अधिपति था। ठीक है, उस समय मिले जुले कई गांवों को आपण कहा जाता था। उसके बाद है कौशल नरेश प्रसेनजीत जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक था। उसने अपनी बहन महाकोशला का विवाह बिंबिसार से दहेज के रूप में बिंबिसार से कर दिया। उसके बाद उसको दहेज में क्या दिया, श्रृंगार खर्च के लिए काशी में 1 लाख की आमदनी वाला क्षेत्र जागीर में उसे प्रदान कर दी। ठीक है, महाकोशला से बिंबिसार का पुत्र हुआ जिसका नाम अजातशत्रु हुआ। ठीक है, बिंबिसार का एक विवाह वज्जी राजा चेटक की पुत्री चेलना वैदेही से हुआ जो वर्धमान महावीर के मामा की पुत्री थी। चेलना वैदेही से बिंबिसार के 2 पुत्र हुए, हल और बेहल। ठीक है, तीसरी पत्नी भद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। ठीक है, उसके बाद जो हुआ कि बिंबिसार के वैशाली की नगर वधु अम्बपाली की तरह राजगिरी की नगर वधु सालवती बनाई गई। चाहने वाली से अम्बापाली एक रात्रि का जहाँ 50 कर्षापन लेती थी वहीं सालवती 100 कर्षापन लेती थी। बिंबिसार ने भिन्न भिन्न शिल्पियों के लिए संघ का निर्माण कराया था। जाटक में 18 प्रकार के शिल्पकारों की संकीर्ण चर्चा है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए गौतम बुद्ध के साथ लगा दिया था। राजवैद्य जीवक बुद्ध के महापरिनिर्वाण ईस्वी के 486 तक उनके साथ रहे। उसके बाद उसकी रचना उसने कश्यप संहिता नामक ग्रंथ की रचना कर दी थी। उसके बाद आता है, ये हो गया बिंबिसार के बारे में। उसके बाद आता है अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का टाइमलाइन है 492 से 460 BC। ठीक है, बिंबिसार के पश्चात जो अजातशत्रु उसके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मगध का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, लेकिन उसका जो बिंबिसार जो मर गया उसकी जो बीवी थी वो शोक में ही मर गई। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रसेनजीत उसका जो भाई था ना वो जो उसको दहेज के रूप में दिया तो वो वापस मांगा। लेकिन क्या होता है कि अजातशत्रु फिर उस पर युद्ध कर दिया, तो फिर बाद में वो अपनी बेटी का शादी उससे कर दिया, फिर दोनों में सुलह हो गई। ठीक है, उसके बाद है कि अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 483 ईस्वी पूर्व से पूर्व में राजगृह में व्यवहार पहाड़ी की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति में ही बौद्ध की शिक्षाओं को 2 भाग सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में किया गया। वह यह आज भी बौद्धों के मार्गदर्शक का ग्रंथ बनी हुई है। ठीक है, पुराणों के अनुसार अजातशत्रु 28 वर्ष तथा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 32 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ अजातशत्रु को अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। ओके, अब आते हैं उदयीन को, तो इसका टाइमलाइन है 460 to 455 BC। पाली ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयीन अथवा उदयभद्र जो 459 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध का सिंहासन पर बैठा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उदयीन के काल में मगध और अवंती के बीच संघर्ष हुआ था। स्थावरावली
चरित्र के अनुसार उसने एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उसके राजा को मार डाला था। राजा के पुत्र ने अवंती की राजधानी उज्जैनी में शरण ली और साधु वेश में पाटलिपुत्र में जाकर धोखे से उदयन की हत्या कर दी। उदयन जैन था, ठीक है, जैन प्रैक्टिस करता था। उसने उदयन ने पाटलिपुत्र के मध्य में जैन चैत्यालयों का निर्माण करवाया था। जैन साहित्य के अनुसार वह नियमित रूप से व्रत करता था और नियमित रूप से जैन आचार्यों से प्रवचन सुनता था। उदयन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अनिरुद्ध, मुंड एवं नागदाशक उदयन के बाद मगध के शासक हुए थे। इन तीनों ने क्रम से अपने पिता की हत्या कर मगध सिंहासन हस्तगत किया था। उदयन के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध का सारा कार्यकाल लिच्छवियों के ही मामले को सुलझाने में व्यतीत किया गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नागदाशक 518 से 412 बीसी। नागदाशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद क्या होता है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रज में स्थापित किया और अपने पुत्र कालवर्ण को काशीराज का पद प्रदान किया। इसके बाद मगध का युवराज काशीराज भी होने लगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिशुनाग डिनेस्टी पे, ठीक है। शिशुनाग डिनेस्टी 412 to 344 BC, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार हर्यक वंशीय मगध शासक नागदाशक का सत्ताच्युत और काशी का प्रतिपाल शिशुनाग मगध का राजा बना। शिशुनाग के राजरोहण के साथ मगध में शिशुनाग के वंशीय शासन आरंभ हुआ। सिंहली बौद्ध ग्रंथ के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्ष तक शासन किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी के निकट में स्थापित की और अपने पुत्र काकवर्ण को काशीराज का पद प्रदान किया। उसके शासन काल में मगध की 2 राजधानियां थी, गिरिब्रज और वैशाली। वैशाली बाद में वास्तविक राजधानी बनी। शिशुनाग एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपने शासन में काल में उनके युद्धों द्वारा उसके मगध की सीमा बढ़ाई। उसके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना अवंती पर विजय प्राप्त कर उसे मगध की साम्राज्य से मिलाना था, ठीक है। अब आते कालाशोक। इसका टाइमलाइन है 394 to 366 BC। ओके, तो कालाशोक जो था वो बौद्ध था। उसके शासन काल में बौद्ध की धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हो गया, जो बाद के क्रम में हीनयान तथा महायान के रूप में पहचान बनाई। बाण भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की हत्या धोखे से महापद्मानंद द्वारा 366 BC में चाकू मार के कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंद डिनेस्टी पे। नंद डिनेस्टी का क्या है? तो इसका टाइमलाइन है 344 to 322 BC। उसके बाद क्या, महापद्मानंद नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर उसे इस वंश की स्थापना उसे नंद वंश कहा गया, ठीक है। तो महापद्मानंद के समय क्षत्रिय रक्त पर अभिमान करने वाले राजवंशों की अखंड परंपरा का अंत हो गया। पुराणों में उसे कली या अंश क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरा परशुराम का अवतार, एक राट, अनुल्लंघनीय शासक आदि उपलब्धियां मिलती हैं। महापद्मानंद ने सारे साम्राज्य में एक मानक के नाप तोल चलाए और नए सिरों से चुंगी की व्यवस्था की। शिल्प वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित किया। खाड़वेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मानंद द्वारा कलिंग विजय, जैन मुनि जीन सेन की एक जैन तीर्थकर की प्रतिमा उठा ले जाने तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाने की भी जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार महापद्मानंद ने 28 वर्ष तक शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ और महाबोधि वंश में नंद शासकों का नाम इस प्रकार मिलता है जैसे कि पहला उग्रसेन, दूसरा पांडुक, तीसरा पांडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा योवी साणक, सातवां दस सिद्धार्थ, आठवां कैवर्त, नौवां धनानंद। अब धनानंद पे आते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने अग्रवीज उग्रसेन का पुत्र कहा गया, जिसके पास अपार अचल संपत्ति थी, ठीक है।
उसके बाद धनानंद का साम्राज्य जो था उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा पश्चिम में सिंधु नदी तक लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। धन एकत्र करने की अपार लालसा के कारण उसका नाम धनानंद पड़ा। उसने 80 करोड़ की धनराशि गंगा नदी के तल में एक चट्टान में छुपा रखी थी। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है तो यूनानी लेखकों ने किया। सिकंदर ने धनानंद की शक्ति का पता तक्षशिला में लगा लिया था। ग्रीक इतिहासकारों ने धनानंद को अग्रमिस अथवा जंद्रमिस कहा है। अभिमान से वशीभूत होकर उन्होंने क्या किया था, चाणक्य का अपमान कर दिया, जिसके कारण चाणक्य ने कसम खा ली जब तक इसको बर्बाद नहीं करूंगा तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या की और 322 में उसका अंत कर दिया। ठीक है। अब आते हैं मौर्य डिनेस्टी पे। ठीक है। मौर्य डिनेस्टी में पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त के बारे में ये कहा जाता है, कोई बोलता है वो मतलब छोटी जाति से बिलोंग करता था, कोई बोलता है कि अज्ञात कुल से बिलोंग करता था, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। जैन धर्म वाले कुछ बोलते हैं, बौद्ध धर्म वाले कुछ बोलते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री सेल्यूसिया के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपिनायस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रांत एरिया, हेरात, अराकोशिया, कांधार, जड्रोसिया, मकरान, पेरिपिनिसदाई, काबुल प्रदान किए। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मैक्सथनीस को अपने दरबार में भेजा। इस तरह चाणक्य और चंद्रगुप्त ने 325 से 323 ईस्वी तक 2 वर्ष युद्ध में ही लगा रहा वो लोग। उसके बाद क्या होता, चंद्रगुप्त जो था वो जैन था। उसने शासनकाल के दौरान प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया। जैनाचार्य स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई इस संगति के पश्चात 14 वर्षों के स्थान पर 12 अंगों की रचना की गई, जो पुत्र वाचना के नाम से जाना गया। इसके पश्चात ही जैन धर्म में विचारों को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। उसके बाद क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्यकालीन बिहार की भाषा पाली तथा अर्धमगधी तथा लिपि ब्राह्मी थी। चंद्रगुप्त अपनी वृद्धावस्था में अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के जैन तीर्थ स्थल श्रवणबेलगोला में रहने लगा। वहीं जैन परंपरा अनुसार सलंखना पद्धति से 298 में उसने अपनी देह को त्याग दिया। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है तो जैन ग्रंथ राजावली कथा में मिला है। उसके बाद है यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख मिलता है। सेंड्रोकोटस इस शब्द का प्रयोग स्ट्रोबो एरियन जस्टिन ने किया है। एंडोकोटस इस नाम का प्रयोग एपिनायस और प्लूटार्क ने किया है। एंड्रोकोप्टस इस नाम का प्रयोग नियार्कस ने किया है। 28 फरवरी 1793 को सर विलियम जोनस ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों जो नाम थे वो किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अब आते हैं बिंदुसार पे। बिंदुसार का टाइमलाइन है 298 to 273 BC। ओके, आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई होगी। अब है जैन साहित्य के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की पत्नी का नाम धम्बा तथा अशोकवादान में सुब्रतांगी बताया गया है। उसके बाद है बिंदुसार के राजदरबार में शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा था। सीरिया नरेश फिलाडेल्फस ने डियानीसियस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। चीनी ग्रंथ फायुन चिलियन में बिंदुपाल बताया गया कि वायु पुराण में भद्रसाल, जैन ग्रंथ में सिंहसेन, कुछ पुराणों में नरीसार, यूनानी लेखकों ने अभित्रोकेडिस, अभित्रोचेडस, मित्रोचोडस और अलित्रोचेडस कहा गया। इससे स्पष्ट है कि वो विदेशों में भी उसको सम्मान मिलता था। उसके बाद है कि बिंदुसार ने अमित्र घात की उपाधि धारण की थी अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन वो मतलब कि शांति प्रिय भी था। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 25 वर्ष तक शासन किया था और 273 ईस्वी में रोगग्रस्त होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का उल्लेख स्थानीय शिलालेखों और स्मारकों में मिलता है। अब आते हैं अशोक के सम्राट अशोक के बारे में। इसकी टाइमलाइन है 273 to 232 BC। ओके, इसका है
सम्राट अशोक के बारे में, उसका राजरोहण 269 ईस्वी में हुआ था, जबकि वह 273 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद है महाबोधि वंश में उसकी माता का नाम धम्बा, इसी ग्रंथ में इसका नाम अग्रमहिषी बताया गया है। ठीक है, मास्की तथा गुजरात के अभिलेखों से उसका नाम अशोक तथा पुराणों में इसका नाम अशोकवर्धन मिलता है। अभिलेखों में देवना पिय तथा देवना पियदर्शी तथा आदि उपाधियों से इसे विभूषित किया गया है। ठीक है, अशोक प्रथम भारतीय सम्राट है जिसने कहा कि राजा प्रजा का सेवक है और राजा को प्रजा की भलाई करनी चाहिए। ठीक है, अशोक के शासन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जो कि कलिंग का युद्ध था। ठीक है, उसके बाद उसका जो राज्याभिषेक जो हुआ था उसके 8 साल बाद हुआ था। 13वें शिलालेख में लिखा है कि 1,50,000 शत्रु बंदी हुए, 1 लाख हत्या उनकी कई गुना मर गया। अशोक के हृदय में इतना ज़्यादा उस बात का दुख लगा तो उसके बाद से वो सन्यासी बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन उसके टाइम में हुआ 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में मोगलितिस की अध्यक्षता में करवाया गया। ठीक है, उसके बाद है कि अष्टम शिलालेख में उसके बौद्ध तथा बौद्ध गया की यात्रा का उल्लेख मिलता है। यह स्थापित शाखा का बौद्ध था। अष्टांगिक मार्ग के अनुसार उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इस तरह अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, उसके बाद है कि कहाँ भेजा था, तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, मनझांतिक को कश्मीर गांधार भेजा, महारक्षित को यूनान भेजा, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र भेजा, महादेव को महिष मंडल मैसूर भेजा, रक्षित को वनवासी कर्नाटक, धर्मरक्षित को उपरांतक, मंझिक को हिमालय देश और सोना उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा था। ठीक है, उसके बाद है 232 ईसा पूर्व में 40 वर्षों के बाद उसकी जो मृत्यु हो गई तक्षशिला में, जो कि अभी वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं दशरथ पे। ठीक है, उसका शासन मतलब फिक्स नहीं, मतलब कोई कंफर्म नहीं किया, लगभग 224 से 216 BC से, कि उसके बाद है कि मतलब कंफर्म नहीं है कि अशोक के बाद बहुत लोग ये था कि कुछ लोग बनते थे, कुछ लोग ने मतलब ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाए। तो दशरथ का उल्लेख मत्स्य पुराण के अलावा आजीविकों के प्रदत्त नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में भी है। आजीविकों के जैसे इसीलिए इसके बारे में लोग जानते हैं। पुराणों के अनुसार जो है दशरथ का शासनकाल 8 वर्ष का था और उसके पिता कुणाल या थे या तीवर थे, मतलब कंफर्म नहीं है। 8 वर्षों का दशरथ के पश्चात देववर्मन शत्रुधनस वृहदत्त के शासन करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं संघ डिनेस्टी पे। संघ डिनेस्टी है, हाँ, संघ डिनेस्टी का है कि मौर्य साम्राज्य का जो सबसे लास्ट जो शासक था वृहदत्त, उसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र संघ ने संघ डिनेस्टी की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद है कि संघ बौद्ध था। पुण्यमित्र सहित संघवंश ने 10 राजा हुए जिन्होंने पाटलिपुत्र में 118 वर्ष राज्य किया। वे इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, औद्रक, पुलिंद, घोष, वज्रमित्र, भागवत, देवभूति। अभिलेखों मुद्राओं से प्रायः इन सभी राजाओं का अस्तित्व सिद्ध हुआ। भागवत उत्तराधिकारी देवभूति तब नाबालिग था, अतः मगध साम्राज्य की राजशक्ति पूरी तरह मंत्री वासुदेव कण्व के हाथ में चली गई थी। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। वासुदेव और उसकी 3 उत्तराधिकारियां भूमित्र, नारायण और सुशर्मा ने मगध में राज किया। वायु पुराण के अनुसार कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या आंध्रवासी सिंधुक द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं सातवाहन डिनेस्टी। इसमें क्या है, ये जो है सिमुक ने सातवाहन राज्य की स्थापना की, जो आंध्रवासी था। नाना घाट लेख में उस राजा सिमुक सातवाहन कहा गया। उसने बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है,
सातवाहन वंश में सिंधक, कृष्ण, शाकर्णी, पुलमावी, यक्षश्री और सतकर्णी राजा में सिंधुक द्वारा स्थापित सातवाहन साम्राज्य सतकर्णी प्रथम के काल तक आते आते चरमरा गया। सातकर्णी प्रथम के बाद इस वंश का इतिहास अंधकार में चला गया। ठीक है, उसके बाद आते कनिष्क पे। कनिष्क का राजरोहण की तिथि मतलब कि फिक्स नहीं है, मतलब कभी कभी कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। कनिष्क जो था वो बौद्ध था, बौद्ध धर्म प्रैक्टिस करता था। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में बौद्ध स्तूप बनवा कर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की। ठीक है, कनिष्क के पूर्वज भी बौद्ध थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश चीन भेजा था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उसके राजा सातवाहन नरेश को हरा दिया था। ठीक है, कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक बौद्ध विहार में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इस बौद्ध संगति में महायान बौद्ध की व्याख्या की गई है। इस संगति के पश्चात महायान संप्रदाय का उदय हुआ। इसके पश्चात महायान संप्रदाय की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों के लेखों में कुछ तिथियां अंकित हैं, जैसे कनिष्क प्रथम 1 से 23 वर्ष, कनिष्क द्वितीय 24 से 28 वर्ष, हुविस्क 28 से 60 वर्ष, वासुदेव 67 से 98 वर्ष। ठीक है, कनिष्क ने विक्रम संवत की स्थापना की थी, इसलिए कुछ विद्वान विक्रम संवत 1 को राजरोहण का वर्ष मानते हैं, तो कुछ चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन को। गणिताचार्य नागार्जुन की गणना के आधार पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आरंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुप्त वंश डिनेस्टी पे, इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, श्रीगुप्त हुए, घटोत्कच हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए, समुद्रगुप्त हुए, रणगुप्त हुए, चंद्रगुप्त सेकंड हुए, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य हुए, उसके बाद है स्कंदगुप्त हुए, पुरुगुप्त हुए। ठीक है, तो हम पढ़ते जाएंगे एक लाइन से। ठीक है, श्रीगुप्त है, इसका टाइम लाइन है 240 से 280 पूर्व 80 ईस्वी। श्रीगुप्त इस वंश के प्राथमिक नरेश थे। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। वह अपने सामंतों को भी महाराजा की उपाधि प्रदान करता था। डॉक्टर KP जायसवाल का भी मत है कि उसका नाम गुप्त ही रहा होगा, श्री शब्द सम्मान के लिए लगाया गया होगा। ठीक है, घटोत्कच गुप्त का टाइम लाइन है 280 to 320 ईस्वी। श्रीगुप्त के निधन के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच पाटलिपुत्र का शासक हुआ। एलन के अनुसार घटोत्कच का पुत्र पाटलिपुत्र था, उसके निकट के क्षेत्र का था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम लाइन है 320 to 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा शासक था। गुप्त नरेश में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर उसने उत्तरी भारत में विशेष ख्याति अर्जित की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। इस विवाह के कारण चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवियों का वैशाली का राज दहेज रूप में प्राप्त हुआ था। समुद्रगुप्त पराक्रमांक 335 से 375 ईस्वी पूर्व। रामगुप्त का है 375 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त के बाद अल्पकाल के लिए रामगुप्त राज शासन का आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है 375 to 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त तथा प्रधान रानी दत्त देवी का पुत्र था। उसके बाद है कुमारगुप्त का टाइमलाइन है 415 to 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम राज सिंहासन की उत्तराधिकारी हुआ, जो दूसरी रानी ध्रुव देवी का ज्येष्ठ पुत्र था। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त का टाइमलाइन है 455 to 467। कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात स्कंदगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ। उसका प्रारंभिक पुष्यमित्रों तथा हुनों के साथ संघर्ष में बीता। उसके बाद है पुरुगुप्त का टाइमलाइन है 467 to 68। स्कंदगुप्त के बाद उसका भाई पुरुगुप्त सिंहासनसीन हुआ। भीतरी राजा मुद्रा से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम उसका पिता तथा अनंत देवी उसकी माता थी। मौखरी डिनेस्टी। ठीक है, मौखरी डिनेस्टी का गुप्त काल और समाप्ति कर मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद है थैंक्स फॉर लिसनिंग।
Please like, share and subscribe my channel if you like. Okay, thank you.